बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आज हम कीनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया। कीन्स के अनुसार क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने पूर्ण रोजगार की अवस्था को एक सामान्य अवस्था मानकर एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याओं से अपना ध्यान ही हटा लिया। कीन्स के रोजगार सिद्धांत को समझने के लिए समग्र मांग वक्र दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व और समग्र पूर्ति वक्र दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व एवं उनके परस्पर कटाव के बिंदुओं को आज हम समझेंगे। समग्र मांग वक्र व समग्र पूर्ति वक्र दोनों दाहिनी और ऊपर की तरफ जाकर एक दूसरे को काटते हैं एवं कटाव का बिंदु प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड कहलाता है। समग्र मांग को हम इस तरह से समझ सकते हैं। समग्र मांग एक दिए हुए समय में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे उपभोक्ता, फर्में और फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अपनी इच्छा से जो कुल राशि खर्च करते हैं वह समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। इसी तरह से समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई एक दिए हुए समय में एक राष्ट्र की व्यावसायिक फर्में जो कुल वस्तुएं व सेवाएं उत्पादित करने और बेचने को इच्छुक होती है उसे समग्र पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड वक्र चित्र में हम देख सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड वक्र चित्रानुसार फिगर 1 के अनुसार डाउनवर्ड स्लोपिंग है तथा एग्रीगेट सप्लाई वक्र ऊपर की ओर झुका है। एग्रीगेट डिमांड वक्र व एग्रीगेट सप्लाई चित्र 1 के अनुसार एक दूसरे को ई बिंदु पर कट करते हैं। यह ई बिंदु संतुलन कीमत स्तर एवं वास्तविक उत्पत्ति का निर्धारण करता है। एग्रीगेट सप्लाई व एग्रीगेट डिमांड वक्रों के कटाव का बिंदु जो है वो संतुलन कीमत स्तर तथा वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद रियल जीडीपी को दिखाया गया है। चित्रानुसार रियल इनकम या वास्तविक आमदनी रोजगार की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। रोजगार के बढ़ने पर वास्तविक आमदनी बढ़ती है और रोजगार के घटने पर वास्तविक आमदनी घटती है। रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, सकल घरेलू उत्पाद व प्रभावपूर्ण मांग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र में जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं आपको, चित्र 1 में ओएक्स एक्सिस पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पत्ति या जिसे हम रियल जीडीपी भी कहते हैं तथा ओवाई एक्सिस पर समस्त वस्तुओं के लिए कीमत सूचकांक या प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल गुड्स कहते हैं मापे गए हैं। एग्रीगेट डिमांड वक्र व एग्रीगेट सप्लाई वक्र चित्रानुसार एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं जिससे समग्र कीमत स्तर पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होता है। यह बिंदु इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए कीन्स ने न केवल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों दैट इज क्लासिकल इकोनॉमिक्स की त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया बल्कि एक नई एम्प्लॉयमेंट सिद्धांत या रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कीन्स ने नए टूल जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का इस्तेमाल किया जिसे हम विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में समझेंगे। अकॉर्डिंग टू डिलर्ड एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने लिखा है कि द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। तो इससे हमें पता लगता है कि इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल को समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में कितना महत्वपूर्ण है। इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग से अभिप्राय वस्तुओं को खरीदने की कैपेबिलिटी या सामर्थ्य से है। इफेक्टिव डिमांड इज बेसिकली द एबिलिटी टू परचेज कमोडिटीज। अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स के अनुसार, मैं उन्हीं की बुक में से कोट कर रहा हूं, द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनएफिशिएंसी ऑफ इफेक्टिव डिमांड मे एंड ऑफन will bring the increase of employment stand still before a level of full employment has been reached। ये उदाहरण हमने जनरल जॉन मेनॉर्ड कीन्स की जनरल थ्योरी से लिया है। अकॉर्डिंग टू कीन्स, रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का स्तर का निर्धारण कंजम्पशन अर्थात उपभोग तथा निवेश की वस्तुओं के लिए प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड की स्थिति पर निर्भर करता है। कीन्स ने यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कहा है कि इट इज ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड दैट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी की समस्या का संबंध प्रभावपूर्ण मांग की कमी से है। कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डेफिशिएंसी थ्योरी। इसीलिए कीन्स की थ्योरी को
डिमांड डेफिशिएंसी थ्योरी भी कहते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, डिमांड की कमी। इफेक्टिव डिमांड व्यय के प्रभाव द्वारा व्यक्त होती है। एक्सपेंडिचर या व्यय के दो रूप होते हैं, या तो हम कह सकते हैं उपभोग व्यय जिसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, और दूसरा निवेश व्यय जिसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी करें तो यही दो हैं। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड दैट देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इफेक्टिव डिमांड कुल उत्पादन का मूल्य है। कुल उत्पादन का मूल्य नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहलाता है। कुल व्यय अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर, कुल आय टोटल इनकम एक दूसरे के बराबर होते हैं। अतः इफेक्टिव डिमांड बराबर होती है वैल्यू ऑफ नेशनल आउटपुट, बराबर होती है नेशनल इनकम, बराबर होती है एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स प्लस एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट गुड। इसमें उपभोग व्यय का निर्धारण उपभोग प्रवृत्ति जिसे हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं के आधार पर किया जाता है, जिसे हम विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में समझेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में स्थिर मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट का निर्धारण दो तत्वों द्वारा होता है, और ये पूंजी, पहला तत्व है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या जिसे हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका विस्तृत विवेचन हम आगे करेंगे। Thus, effective demand represents total spending or expenditure on the total output produced at any equilibrium level of employment. अब हम ये जानते हैं कि कुल मांग कीमत क्या है। कुल मांग कीमत जिसे हम एग्रीगेट डिमांड प्राइस कहते हैं, उसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। The aggregate demand price of the output of any given amount of employment is total sum of money proceeds which is expected from the sales of output produced when that amount of labor is employed. इसी से हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को भी डिराइव कर सकते हैं, जिसे एडीएफ लिखा जाता है शॉर्ट में। एडीएफ इज ए स्केड्यूल ऑफ द प्रोसीड्स expected by the entrepreneurs from the sales of output resulting at varying level of employment of labor. कुल पूर्ति कीमत या एग्रीगेट सप्लाई प्राइस उस मुद्रा राशि अथवा विक्रय प्राप्ति को व्यक्त करती है जो रोजगार के किसी विशेष स्तर पर उत्पादन की बिक्री से उद्यमियों को मिलनी ही चाहिए। किसी भी उद्यमियों को अपने माल की कीमत कम से कम कितनी मिलनी चाहिए वह इसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करता है। रोजगार या एम्प्लॉयमेंट का कोई भी स्तर तभी तक बनाए रखना संभव होगा जब तक कि उस स्तर पर माल की बिक्री से प्राप्त होने वाली मुद्रा राशि उत्पादन लागत की राशि से कम नहीं होती है। अर्थात कुल मांग कीमत की भांति इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार उनकी कुल पूर्ति कम होगी। कुल पूर्ति कीमतों की सारणी को केन्स ने एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन या कुल पूर्ति क्रिया जिसे हम शॉर्ट में एएसएफ कहते हैं कहा है। इन सिंपल वर्ड्स किसी भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड फंक्शन उद्यमियों के रिसिप्ट और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन उनकी लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोथ दीज अर्थात एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यह डिटरमिन करते हैं कि अर्थव्यवस्था में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। यदि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन अर्थात एडीएफ तथा एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन अर्थात एएसएफ के कर्व बनाए जाएं, तो जिस बिंदु पर यह दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वह इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट कहलाता है। आप चित्र 2 में इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चित्र में एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। चित्र में एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है और सेल्स प्रोसीड्स को वाई एक्सिस पर दिखाया गया है। जहां पर the point where ADF cuts the ASF, that is at point E, this point is the point of effective demand. हमने ये दूसरे तरीके से चित्र 2 में इफेक्टिव डिमांड को समझा है। इस बिंदु पर एम्प्लॉयमेंट अर्थात ओएम के बराबर तथा विक्रय प्राप्तियां ओएम के बराबर है, जैसा कि चित्र में विदित है। यह वह बिंदु है जिस पर एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त होता है। चित्र में हमने एन बिंदु भी प्लॉट किया है और ओएन से कम रोजगार स्तर पर कुल मांग कीमत एडी कुल पूर्ति कीमत एएस से अधिक है, अर्थात एंटरप्रेन्योर्स को प्राप्त होने वाली रकम उनकी लागत से अधिक है और यह अंतर एबी के बराबर है। ऐसी स्थिति में उद्यमकर्ता या एंटरप्रेन्योर
उत्पादन तथा रोजगार बढ़ाना चाहेगा, परंतु जब ई बिंदु के पश्चात एग्रीगेट डिमांड वक्र एग्रीगेट सप्लाई वक्र के दाईं ओर चला जाता है, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं, तो कुल पूर्ति कीमत अर्थात एग्रीगेट सप्लाई कुल मांग कीमत अर्थात एडी की तुलना में अधिक हो जाती है। इन दोनों में जो अंतर है उसको सीडी के द्वारा दिखाया गया है। उद्यमी की लागत उसकी बिक्री राशि से अधिक है और उसे घाटा हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह रोजगार बढ़ाने के बजाय मजदूरों की छटनी करेगा। ई बिंदु जो है समूची इकोनॉमी में रोजगार संतुलन की अवस्था होगी। इस तरह से हमने देखा कि प्रभावपूर्ण मांग एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल है। अब जेम कीन्स को मैं कोट करता हूं। जेम कीन्स ने कहा है कि यह इक्विलिब्रियम इज जनरली बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एज वी हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन and increase in investment demand cannot fully eliminate it. That's why point of underemployment equilibrium is more realistic. चित्र 2 के अनुसार, जैसा चित्र 2 में हम देखते हैं, एक्स एक्सिस पर हमने एम्प्लॉयमेंट लिया है और वाई एक्सिस पर हमने सेल्स प्रोसीड्स लिया गया है। एग्रीगेट सप्लाई वक्र तथा एग्रीगेट डिमांड वक्र एक दूसरे को पॉइंट एल पर काट रहे हैं। एल बिंदु दिखाया गया है। इस बिंदु पर रोजगार या एम्प्लॉयमेंट ओएन के बराबर है और बिक्री प्राप्ति या सेल्स प्रोसीड्स ओएम होने की आशा है, परंतु जैसा कि एएस वक्र से ज्ञात होता है, पूर्ण रोजगार या टोटल एम्प्लॉयमेंट तब होगा जब रोजगार का स्तर ओएन डैश के बराबर होगा। ओएन डैश रोजगार स्तर पर एग्रीगेट सप्लाई वक्र सीधा ऊपर चढ़ने लगता है। अब उसके बाद और अधिक मजदूरों को रोजगार या एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। स्पष्ट है कि ओएन रोजगार स्तर संतुलन की अवस्था में तो है, परंतु अब तक इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में एन डैश के बराबर अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी है। पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त करना तभी संभव हो सकता है जब ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो कि बिक्री प्राप्तियों या सेल्स प्रोसीड्स में चित्रानुसार एम डैश के बराबर इंक्रीज हो जाए। इफेक्टिव डिमांड के लेवल निर्धारण करने के लिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को महत्व दिया, इसलिए कीन्स के सिद्धांत को कुल मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। शॉर्ट रन या अल्पकाल में एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन अथवा लागत या कॉस्ट में जनरली परिवर्तन नहीं होते, इसलिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में होने वाले परिवर्तन की मुख्यतः रोजगार स्तर का निर्धारण करते हैं। इसलिए रोजगार या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुल व्यय या एक्सपेंडिचर में वृद्धि करना आवश्यक है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, हियर द पॉइंट टू बी एम्फेसाइज्ड इज दैट कीन्स लॉ ऑफ एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन से संबंधित है। यहाँ पर कैपिटल अर्थात के, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, साइज ऑफ पॉपुलेशन, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें स्थिर मान लिया जाता है। यह मान्यता केवल अल्पकाल में ही लागू होती है। The efficacy of general theories propounded by John Maynard Keynes is to increase effective demand. This is only possible if we increase investment demand in the economy. नटशेल में हम जनरल थ्योरी की कुछ बातों को इस तरह से समराइज कर सकते हैं। नेशनल इनकम डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिंस टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन लेवल डिपेंड्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरा पॉइंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव डिमांड। तीसरा पॉइंट, इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन एंड एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। चौथा बिंदु यह है, उपभोग क्रिया अथवा उपभोग व्यय अर्थात कंजम्पशन आउटले का निर्धारण आय की मात्रा तथा उपभोग प्रवृत्ति के द्वारा होता है। शॉर्ट रन के अंदर कंजम्पशन लेवल फिक्स रहता है, माना जाता है। उपभोग व्यय तथा आय में अंतर होता है। आय का एक भाग बचत या सेविंग्स के रूप में लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट लेवल जिससे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार स्तर प्रभावित होता है, इस बात पर निर्भर करता है पूंजी की सीमांत दक्षता या ब्याज दर में कितना अंतर है। आज हम इतना ही करते हैं।